Today is the fourth chapter of NCERT class 11th Polity. पॉलिटी क्लास 11th NCERT का चैप्टर नंबर 4 कवर करेंगे आज। चैप्टर नंबर 4 है, इसमें कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। कार्यपालिका किसे कहते हैं कि जो विधायिका द्वारा विधि या कानून बनाए जाते हैं उनका पालन करवाना या उन्हें लागू करवाना, ये कार्यपालिका का काम होता है। सरकार के हमारे 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उस कानून को लागू करवाती है। और अगर कोई वहाँ पे नागरिक उस कानून से वंचित है, उनके अधिकार उन्हें नहीं मिल रहे हैं, तो उसका कानून या राइट जो उनके अधिकारों से वंचित लोगों को न्याय दिलाने का काम न्यायपालिका करती है। इस तरीके से सरकार के हमारे 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज इसमें से एक अंग कार्यपालिका के बारे में चैप्टर नंबर 4 में हम स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 4 के अंदर कार्यपालिका क्या है, सेम एज इट इज जैसे एनसीईआरटी एक क्वेश्चन से शुरू करती है सब चैप्टर्स को, इसमें भी फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक दिया है कार्यपालिका क्या है, क्वेश्चन से ही इसकी शुरुआत हुई है। आपके स्कूल के प्रशासन का प्रमुख कौन है? किसी स्कूल या विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है? किसी भी संगठन में किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है और उसे लागू करना पड़ता है। हम इस प्रक्रिया को प्रशासन या प्रबंधन कहते हैं। लेकिन प्रशासन के लिए संगठन के शीर्ष पर एक ऐसा समूह होना बहुत ज़रूरी है जो बड़े या नीतिगत निर्णय ले सके और दैनिक प्रशासनिक कार्यों की देखरेख तथा उनमें तालमेल कर सके। ऐसे हर संगठन में कुछ लोगों का एक समूह होता है। ये लोग उस संगठन के मुख्य प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। आपने शायद बड़ी कंपनियों, बैंकों और औद्योगिक इकाइयों के प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में सुना होगा। उनमें से कुछ पदाधिकारी नीतियों, नियमों और कायदों के बारे में निर्णय लेते हैं, तो कुछ उसे संगठन में लागू करते हैं। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानून को संगठन में रोजाना लागू कराते हैं। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कार्यपालिका से हम क्या समझते हैं कि कार्यपालिका का अर्थ है व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे या कानून को संगठन में रोजाना लागू करवाने का काम करती है। वही सरकार के अंग को कार्यपालिका कहा जाता है। सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है। एक संस्था होती है सरकार में भी जो कि नीतिगत फैसले लिया करती है और नियम और कायदों के बारे में तय करती है। दूसरा, उसे लागू करने की जिम्मेदारी भी निभाती है और सरकार का वह अंग है जो इन नियम और कायदों को लागू करवाता है, उसे हम कार्यपालिका कहते हैं और प्रशासन का काम करता है, यही कार्यपालिका कहलाता है। यानी कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो नियम या कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, ये कार्यपालिका कहा जाता है। कार्यपालिका के कुछ कार्य यहाँ पे बताए गए हैं। प्रमुख कार्यों में क्या है कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। यानी नीतियां और कानून बनाने का काम है विधायिका का और उन नियम और कानून को लागू करवाने का काम कार्यपालिका करती है। तो सरकार के इन 2 अंगों के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है कि विधायिका और कार्यपालिका सरकार के 2 अंग हैं। जो विधायिका है विधि का निर्माण करती है यानी कानून बनाती है और कार्यपालिका उसी कानून को पूरे देश में निर्माण या लागू करवाती है। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका, तो कहीं चांसलर कहा जाता है। किसी देश के अंदर कार्यपालिका को चांसलर कहते हैं। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति आते हैं। प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा जैसे सिविल सेवा के सदस्य भी आते हैं। तो कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी मंत्री परिषद है और पूरा प्रशासनिक ढांचा है जो कि इन कानूनों को लागू करवाता है, जैसे कि सिविल सेवा के सदस्य।
सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। यानी सरकार के जो प्रधान होंगे या उनके मंत्री होंगे उन्हें क्या कहेंगे? राज्य, यहाँ पे राजनीतिक कार्यपालिका, यह यहाँ पे कहलाती है राजनीतिक कार्यपालिका। और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। यानी सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है कार्यपालिका। लेकिन जो डेली का डेली प्रशासन के लिए उत्तरदायी है उसे हम स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। स्थायी कार्यपालिका उसे कहा जाता है। अब दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने किया है कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। कार्यपालिका सभी देशों में एक ही तरह की कार्यपालिका नहीं होती। आपने अमेरिका के राष्ट्रपति और इंग्लैंड की महारानी के बारे में सुना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इंग्लैंड की महारानी। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से बहुत अलग हैं। इसी तरह से इंग्लैंड की महारानी की शक्तियां भूटान के राजा से भी बहुत अलग हैं। भारत और फ्रांस दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री हैं, पर उनकी भूमिकाएं अलग अलग हमें देखने को मिलती हैं। ऐसा क्यों है? तो कार्यपालिका का बताया गया है कितने प्रकार की हो सकती है जो कानून को लागू करवाती है। अमेरिका का एग्जाम्पल देखें, भारत का एग्जाम्पल देखें, इंग्लैंड का देखें तो अमेरिका में राष्ट्रपति हैं, भारत में राष्ट्रपति हैं, इंग्लैंड की महारानी है। अब राष्ट्रपति की शक्तियां जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से काफ़ी अलग हैं। लेकिन इंग्लैंड की महारानी की शक्ति और भूटान के जो महाराजा हैं उनकी शक्ति भी काफ़ी अलग है। भारत और फ्रांस दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री हैं, पर दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री की भूमिकाएं अलग अलग हैं। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में यहाँ पर बताया। इस प्रकार उत्तर देने के लिए हम इनमें से कुछ देशों की कार्यपालिकाओं की प्रकृति पर प्रकाश डालेंगे। जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। अमेरिका की व्यवस्था को कहा जाता है अध्यक्षात्मक और कार्यकारी को कहा जाता है, कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। यानी अमेरिका में जो व्यवस्था है वह अध्यक्षात्मक है और उसकी सब कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र है और संवैधानिक राजतंत्र है। संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। अमेरिका में जो व्यवस्था वहाँ पे सरकार चलाती है उस अध्यक्षात्मक व्यवस्था है अमेरिका की, और उसकी अमेरिका की कार्यकारी शक्तियाँ सब राष्ट्रपति में निहित होती हैं। कनाडा में देखें तो संसदीय लोकतंत्र है और संवैधानिक राजतंत्र भी है। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र है और राज्य संवैधानिक राजतंत्र भी है, जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य को प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान बनाती हैं और प्रधानमंत्री राज्य यानी कि सरकार का प्रधान भी होता है। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्सा हैं। यानी फ्रांस में जो राष्ट्रपति हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति करते हैं, पर उन्हें पद से हटा नहीं सकते क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। जापान के अंदर देश का राजा प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। राष्ट्रपति देश का है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होते हैं। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में भी संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान है और चांसलर सरकार का प्रधान होता है।
यानी इसमें कुछ जो कार्यपालिका है अलग अलग देशों की, उसके बारे में कुछ डिफ्रेंशिएट किया है कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र है और संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, जबकि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। फ्रांस में देखें तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्सा होते हैं। फ्रांस में अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, पर उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जापान में देखें तो संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इटली की बात करें तो यहाँ पर संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। रूस में भी एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का यहाँ पे प्रावधान है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान होता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि जो वहाँ के देश के राष्ट्रपति हैं, राज्य और सरकार दोनों के ही प्रधान होते हैं। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों के प्रधान होते हैं। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। यानी सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में पाई जाती है। सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत ही शक्तिशाली है और इस व्यवस्था को हमें देखते हैं जो अमेरिका में, ब्राजील में, लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में पाई जाती हैं। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। संसदीय प्रणाली की बात करें तो संसदीय व्यवस्था के अंदर प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है और अधिकतर जैसे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है ये इसकी कार्यपालिका के बारे में। संसदीय व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है। जैसे देखा जाए तो जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। इस व्यवस्था में कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल के हो सकते हैं, लेकिन जब कभी वे दो अलग अलग दलों के होते हैं तो उनमें आपस में विरोध हो सकता है। जैसे फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी ही एक व्यवस्था है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया है इसके बारे में। जो कार्यपालिका है कैसे काम करती है ये बताया। यहाँ पे कार्यपालिका के प्रकार होते हैं कि सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली पर काम करती है और कार्यपालिका एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर भी काम करती है। यानी कार्यपालिका दो तरह से काम करती है, एक व्यक्ति के नेतृत्व में और दूसरा है कि सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर यहाँ कार्यपालिका अपने कानूनों को लागू करवाती है। अब जब हम देखते हैं कि सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली कैसी है तो ये भी दो तरह की होती है। इसमें सामूहिक नेतृत्व संसदीय भी हो सकता है और अर्ध अध्यक्षात्मक भी हो सकता है। अगर संसदीय की बात करें तो संसदीय कार्यपालिका सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री को कहते हैं। सरकार के प्रमुख यानी कि प्रधानमंत्री को संसदीय व्यवस्था में लगाया जाता है। प्रधानमंत्री जी को वह विधायिका में बहुत
बहुमत बल वाले दल का नेता होता है। तो प्रधानमंत्री संसदीय सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री विधायिका में बहुमत वाले दल के नेता होते हैं, वहीं विधायिका के प्रति जवाबदेह भी होते हैं और देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है। देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है। अर्ध अध्यक्षात्मक की बात करें तो राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह भी होते हैं, यानी प्रधानमंत्री और पूरी मंत्री परिषद विधायिका के प्रति जिम्मेदार या फिर जवाबदेह होते हैं, क्योंकि विधायिका कानून बनाती है, विधि का निर्माण करवाती है। तो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद उनके लिए जवाबदेह हैं। यानी कार्यपालिका हमारी दो तरह से काम करती है, एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर काम करती है और दूसरा है यहाँ पर एक व्यक्ति के सिद्धांत पर काम करेगी और दूसरा सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर। जब बात करते हैं हम सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर, तो ये दो तरह का होता है। एक संसदीय सामूहिक नेतृत्व है, जिसमें सरकार के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहा जाता है। प्रधानमंत्री विधायिका में बहुमत दल के नेता होते हैं और विधायिका के प्रति ये जवाबदेह भी होते हैं। देश के प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है। अर्ध अध्यक्षात्मक किसे कहते हैं कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। यहाँ पर है प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। जो हमारा एक अब ये इसमें नेक्स्ट है कि दूसरी जो प्रकार है उसका कार्यपालिका का, कि एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर भी कार्य करती है। इसमें आता है अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक का मतलब है कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं, वही सरकार के भी प्रमुख होते हैं। अध्यक्षात्मक प्रणाली के अंदर राष्ट्रपति देश के प्रमुख हैं, राष्ट्रपति सरकार के भी प्रमुख होते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर कैसे होता है? ये प्रत्यक्ष मतदान से राष्ट्रपति जी का चुनाव किया जाता है। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। राष्ट्रपति या विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल रही हैं। अगर शासन राजा का है तो ये संवैधानिक राज्य तंत्र है और औपचारिक शासन प्रमुख हो जाएगा, और राष्ट्रपति का है तो संसदीय गणतंत्र इसे कह देंगे। श्रीलंका की अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका देखें तो हमें पता चलता है इसमें कि 1978 में श्रीलंका के संविधान का संशोधन करके अध्यक्षात्मक कार्यपालिका लागू की गई थी। श्रीलंका में 1978 में श्रीलंका के अंदर 1978 में श्रीलंका के संविधान का संशोधन करके उसे अध्यक्षात्मक कार्यपालिका लागू की गई। इस प्रणाली में जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनती है। तो संविधान का संशोधन करके अध्यक्षात्मक कार्यप्रणाली में जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनती है। यह संभव है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दल या अलग अलग दलों के हों। ये भी यहाँ पे संभव हो जाता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अलग अलग दलों के हों। संविधान राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियाँ देता है। राष्ट्रपति संसद में बहुमत वाले दल के पास सदस्यों में से संविधान राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां देता है। राष्ट्रपति संसद में बहुमत वाले दल के सदस्यों में से प्रधानमंत्री चुनता है। संविधान राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां देता है, ये यहाँ पे सही है, जो हमने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा था। राष्ट्रपति संसद में बहुमत वाले दल के सदस्यों में से प्रधानमंत्री चुनते हैं, ये भी सही है यहाँ पर। यद्यपि मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। मंत्री अगर चुने जा रहे हैं तो उनके लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है। संसद के सदस्यों में से ही मंत्री और प्रधानमंत्री को चुना जाता है। लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसरी मंत्रियों को हटा सकते हैं। राष्ट्रपति मंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकते हैं।
लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकते हैं। राष्ट्रपति क्या करेंगे यहाँ पर, ये है यहाँ पे प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकते हैं। जब राज्य का निर्वाचित प्रधान सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होने के अतिरिक्त राष्ट्रपति सरकार का भी प्रधान होता है। राष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उसे संसद की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। संसद की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। 2/3 बहुमत के आधार पर हटाया जा सकता है यद्यपि वह प्रस्ताव संसद के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा पास किया जाए और संसद का अध्यक्ष भी संतुष्ट हो कि आरोपों में दम है, तो संसद का अध्यक्ष उसे सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की स्थिति भारत से बहुत ज़्यादा अलग है। भारत और श्रीलंका के राष्ट्रपति के महाभियोग में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की तुलना करें। नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग दी इन्होंने, भारत में संसदीय कार्यपालिका कैसे काम करती है। अगर हम देखें तो जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब तक भारत को 1919 और 1935 के अधिनियमों के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था। यानी 1919 भारत शासन अधिनियम और 1935 के अधिनियमों के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था। इस अनुभव ने दिखाया कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के निर्माता एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। भारतीय संविधान के निर्माता एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे कि जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। संसदीय कार्यपालिका की जगह दूसरा विकल्प आता है अध्यक्षात्मक सरकार का। लेकिन अध्यक्षात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत बल देती है और उसे सभी शक्तियों का स्रोत मानती है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे कि जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका हो, लेकिन साथ साथ उनमें से व्यक्ति की पूजा और आमतौर पर व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लगे। संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं जो सुनिश्चित करती हैं कि कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी और उनसे नियंत्रित भी। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। इस बार अगर हम देखें तो इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में राज्य के औपचारिक प्रधान होते हैं, तब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति का स्तर राज्य का औपचारिक प्रधान होते हैं तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के बीच में चलाते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये पता है हमें। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और अप्रत्यक्ष तरीके से इनका यहाँ पे ये होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक बल्कि निर्वाचित विधायिका और संसद करते हैं। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। केवल संसद की राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसमें से हटाया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने ये देखा कि इस प्रक्रिया के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है।
महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। आर्टिकल 74(1) में बोला है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होंगे और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को प्रयोग करने में ऐसी सलाह का अनुसार काम करेंगे। परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करते हो। मुख्य इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने को बाध्य हैं और राष्ट्रपति को शक्ति पर उठे सवाल के कारण बहुमत विवाद के कारण संविधान का संशोधन करके स्पष्ट किया जा सकेगा कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद को अपनी सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन उसे मंत्री परिषद के द्वारा पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति कैसे काम आती है। हमने पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान है। उससे औपचारिक रूप से बहुत से कार्यकारी संबंधी यहाँ पे कर्तव्य हैं, विधायी संबंधी हैं, कानून और आपात शक्ति प्राप्त हैं। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग करता है और सलाह भी करता है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है और वे ही वास्तविक कार्यकारी हैं। अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह माननी पड़ती है। जैसे यहाँ पे बताया कि हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी, लेकिन उसके पद से बहुत महत्वपूर्ण संविधान उसे ना तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता है और ना ही एकदम नाम मात्र का प्रधान, जो न शासक होता है न शासन करता है। यह उसे एक महान संवैधानिक प्रधान बनाना चाहता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में वाद विवाद करते हुए। अब राष्ट्रपति के विशेष अधिकार क्या दिए जाते हैं राष्ट्रपति को? इन बातों की चर्चा के बाद क्या हम ये निष्कर्ष निकालें कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है? यह एक गलत मूल्यांकन होगा। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंत्री परिषद की कार्रवाई के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री को यह कर्तव्य है वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दे दो। राष्ट्रपति प्राय प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं और देश की सूचनाओं पर ध्यान रखते हैं। यहाँ है इसमें कि इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो कम से कम 3 अन्य अवसरों पर राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप पहले ही देख चुके हैं, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को लौट सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कोई गलती है और या कानूनी रूप से कुछ कमियां हैं या सलाह है कि ऊपर ऐसा करने से राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है, कानूनी रूप से कुछ कमियां हैं या फैसला देश के हित में नहीं है, तो वह मंत्री परिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। जबकि मंत्री परिषद पुनर्विचार के बाद भी उसे वही सलाह दोबारा दे सकती है। तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होगा और तभी राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार का आग्रह अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। अतः यह एक तरीका है जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर अपनी शक्ति का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो राष्ट्रपति के पास में एक वीटो की शक्ति भी होती है, जिसे निषेधाधिकार कहते हैं, जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयक केवल धन विधेयक को छोड़ करके
स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना भी कर सकते हैं। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनाने में पूर्व राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति संसद को लौटा सकते हैं। हमने देखा कि विधेयकों को स्वीकृति देने के संबंध में राष्ट्रपति पर कोई समय सीमा नहीं होती और यह 1986 में भी हो चुका है कि जब संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस विधेयक पारित किया था। 1986 में संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस विधेयक पारित किया। अनेक लोगों ने इसकी आलोचना की क्योंकि विधेयक प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करता था, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद अगले राष्ट्रपति वेंकटरमण ने उन्हें पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दिया। तब तक वह सरकार बदल गई थी जिसने विधेयक पेश किया था। 1989 में एक नई सरकार चुन ली गई है। वह दूसरे दलों की गठबंधन सरकार थी और इसने विधेयक को दोबारा संसद में पेश नहीं किया था। इस प्रकार देखें तो जेल सिंह के द्वारा विधेयक को स्वीकृति देने के लिए निर्णय में विलंब करने का वास्तविक परिणाम यह हुआ कि वह विधेयक कानून नहीं बन सका। उस पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं राष्ट्रपति जी वीटो की वह शक्ति सीमित है क्योंकि संसद उसी विधेयक को दोबारा पारित कर देती है, राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती जिसके अंदर ही उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़े। इसका मतलब ये भी है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित भी रख सकते हैं या इससे राष्ट्रपति को अनौपचारिक रूप से अपने वीटो को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है। इसे कई बार पॉकेट वीटो भी कहते हैं। दूसरे प्रकार का विशेष अधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है कि औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया जाता है, इसलिए उसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन उस परिस्थिति की अगर सोचें तो जिसमें चुनाव के बाद किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त ना हो, इसके अतिरिक्त यह भी सोचें कि यदि गठबंधन बनाने में प्रयासों के बाद भी दो से तीन नेता ये दावा करें कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तो क्या करें? प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करने का निर्णय लेना होता है कि किसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है या कौन सरकार बना सकता है, सरकार चला सकता है। 1989 के बाद से प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनों के कारण राष्ट्रपति द्वारा पद का महत्व बहुत बढ़ गया है। 1989 में जब देखा 1989 से 1998 तक हुए संसदीय चुनावों में किसी भी एक दल या दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका था। परिस्थितियों की मांग थी कि राष्ट्रपति हस्तक्षेप करके यह सरकार का गठन कराए या फिर प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध न कर पाने के बाद उसकी सलाह पर लोकसभा भंग कर दें। यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति को विशेष अधिकार राजनीतिक कार्यक्रम या राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित है। जब सरकार स्थायी न हो तो गठबंधन सरकार सत्ता में ही, तब राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राष्ट्रपति मुख्यतः औपचारिक शक्ति वाला पद है और वह राष्ट्र का अलंकारिक प्रधान भी होते हैं। देखा जाए तो राष्ट्रपति की हमें आवश्यकता क्या है?
संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद है, विधायिका के बहुमत के समर्थन पर निर्णय होते हैं। इसका मतलब यह है कि मंत्रिपरिषद की कभी भी हटाया नहीं जा सकता है और तब उसकी जगह एक नई मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करनी पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में हम एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख को जरूरी देखते हैं जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जिसके प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति हो और जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति को यही भूमिका है, लेकिन जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत होती है या मिलती है, तब राष्ट्रपति पर निर्णय लेने और देश की सरकार को चलाने के लिए प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की अतिरिक्त क्षमता होती है। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में भी यहाँ बताया कि उपराष्ट्रपति का जो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है उपराष्ट्रपति जी को, उसको भी उसी तरह चुनते हैं जैसे राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष इलेक्शन से चुना जाता है। केवल इतना अंतर है कि उसके निर्णायक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं और राज्यसभा के अंदर प्रस्ताव पास करने पड़ता है। जब इस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। उपराष्ट्रपति को मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से रिक्त होने पर कोई भी कार्रवाई का काम नहीं है। उपराष्ट्रपति अभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं और जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता, फरुखुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बीडी जत्ती जब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे, जब तक हो जाए नई राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाए तब तक वो काम करते रहेंगे। क्वेश्चन है कि अब कहाँ पहुँचे और क्या समझे, इसके बारे में बताया इन्होंने। ये कार्टून है वोट बैंक के लिए। बात आती है कि प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद कैसे काम करती है। भारत के प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किए बिना भारतीय सरकार या राजनीति की चर्चा नहीं हो सकती। इस अध्याय में आप यही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद यानी शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है और मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी भी कहलाता है। संसदीय व्यवस्था के लिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत शक्तिशाली बना देता है। जैसे ही प्रधानमंत्री बहुमत का समर्थन खो देते हैं, वह अपना पद भी खो देते हैं और स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में बहुमत बना रहा, उसे उसी का नेता प्रधानमंत्री बना रहा। 1989 में अनेक ऐसे अवसर आए जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था और अनेक राजनीतिक दलों का तालमेल तब गठबंधन बनाना पड़ा जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हुआ। इस परिस्थिति में भी नेता सहयोगी दल के अधिकारों को स्वीकार करते हैं। औपचारिक रूप से देखें तो जिस नेता को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री तय करते हैं कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन कौन मंत्री होंगे और प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों में पद, स्तर और मंत्रालय का आवंटन भी करते हैं। मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व के अनुसार राज्यों में मुख्यमंत्री अपने दल या सहयोगी दल से मंत्री चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना बहुत जरूरी है। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाए तो उसे 6 महीने के भीतर ही संसद से सदस्य
के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। संविधान सभा में अनेक सदस्यों का विचार था कि मंत्रियों का चयन विधायिका को करना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को। अब इन बातों में यहाँ पे इसके बारे में चर्चा की गई है। मंत्री परिषद का आकार क्या होता है, जिसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद बनाते हैं, कि संविधान का जो 91वां संशोधन है, संविधान का 91वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2003 में बनाया गया, उसके अकॉर्डिंग मंत्री परिषद का आकार समय की मांग और परिस्थितियों के अनुरूप तय किया जाता है। लेकिन ऐसे मंत्री परिषद का आकार बड़ा हो जाता है। इसके अतिरिक्त जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तब भी संसद के अन्य सदस्यों को मंत्री पद का लालच देकर समर्थन हासिल करने की कोशिश करता है, क्योंकि तब मंत्री परिषद की सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था, वह अनेक राज्यों में भी हो रहा था। अतः संविधान का संशोधन करके वह व्यवस्था हो गई थी। मंत्री परिषद के सदस्यों को संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था, वह अनेक राज्यों में भी हो रही थी। संविधान का संशोधन करके व्यवस्था की गई कि मंत्री परिषद के सदस्य की संख्या लोकसभा या की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधायिका वाले अध्याय में भी हमने पढ़ा था, जिसमें संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। लेकिन ये संसदीय शासन की सबसे बड़ी विशेषता है कि कार्यपालिका सतत रूप से विधायिका के नियंत्रण और देखरेख में काम करती है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी है। इस प्रावधान का अर्थ भी ये निकलता है कि सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है, जिसे त्यागपत्र देना पड़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें तो मंत्री परिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है, यानी मंत्री परिषद संसद की कार्यकारी समिति है और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है और सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसका मतलब यह भी है कि यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल की नीति या निर्णय से सहमत नहीं तो उसे निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए या अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए। जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व हो उसे मानना या उसे लागू करना सभी मंत्रियों के लिए जरूरी है। भारत के प्रधानमंत्री के सरकार में स्थान सर्वोपरि है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद का कोई अस्तित्व नहीं है और बिना मंत्री परिषद के मंत्री परिषद का कोई अस्तित्व नहीं। मंत्री परिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद पर शपथ ग्रहण कर लें और प्रधानमंत्री की अगर मृत्यु या त्यागपत्र होता है तो मंत्री परिषद को भी भंग कर दिया जाता है। जबकि किसी मंत्री की मृत्यु, हटाए जाने या त्यागपत्र के कारण मंत्री परिषद के एक स्थान खाली होता है, तभी प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्री परिषद और दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का काम करते हैं। इसी भूमिका के कारण पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार के केंद्रीय दूरी की संज्ञा दी। प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह सभी संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होते हैं और सरकार की नीतियों के बारे में भी निर्णय लेते हैं। इस प्रकार प्रधानमंत्री की जो शक्ति हैं ये मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखती हैं, लोकसभा का नेतृत्व करती हैं, अधिकारी जमात पर आधिपत्य, मीडिया तक पहुंच होती है, इनकी चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार होता है और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि आदि को दर्शाती हैं। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की शक्ति और उनका प्रयोग राजनीतिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। जब भी किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिल जाए तब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियां निर्विवाद रही हैं, परंतु जब राजनीतिक दलों के गठबंधन की सरकार बनी